हेलो दोस्तों। पिछले महीने इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या आईएलओ ने 2026 का एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल ट्रेंड्स रिपोर्ट रिलीज किया। ये पूरी दुनिया के जॉब लैंडस्केप पे इनसाइट्स देता है। एग्रीगेट लेवल्स पे इस रिपोर्ट के फाइंडिंग्स देखने में अच्छे लगते हैं। दुनिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रही है, लेबर मार्केट्स रेजिलिएंट हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम है, ट्रेड रिलेटेड इंस्टेबिलिटी के बावजूद चीजें काफी नॉर्मल हैं। फिर भी आईएलओ का टोन अलार्मिंग था, रीअश्योरेंस का नहीं। रिपोर्ट के हिसाब से स्टेबिलिटी सिर्फ सरफेस लेवल पे है और इसके नीचे चीजें बिगड़ रही हैं, लेकिन ये सरफेस लेवल स्टेबिलिटी के कारण छुपा हुआ है। आज के इस वीडियो में हम इसी रिपोर्ट को एक्सप्लोर करेंगे। सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में समझेंगे, इसके बाद हम ग्लोबल इकोनॉमी में बढ़ते इनफॉर्मल सेक्टर के बारे में समझेंगे, फिर हम ग्लोबल अनएम्प्लॉयमेंट के दो बड़े प्रॉब्लम्स के बारे में समझेंगे, हम मैन्युफैक्चरिंग के बदलते रोल के बारे में भी समझेंगे, एंड में हम ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट में एआई का रोल भी समझेंगे। मैं हूं आपका होस्ट देव, आप देख रहे हैं मार्केट्स बाय ज़ीरोधा हिंदी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अनएम्प्लॉयमेंट के कुछ नंबर्स देखते हैं। दुनिया में फिलहाल लगभग 18.6 करोड़ लोग हैं जो अनएम्प्लॉयड हैं। ये एक बहुत बड़ा नंबर लग सकता है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट एक्चुअली 5% के नीचे के हिस्टोरिकली लो लेवल पे है, तो ये अच्छी खबर होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब समझने की जरूरत है। देखो, अनएम्प्लॉयमेंट एक अजीब टर्म है। ये उन लोगों को काउंट करता है जिनके पास जॉब्स नहीं है लेकिन ये जॉब्स ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो जॉब्स ढूंढ ही नहीं रहे हैं, या ऐसे भी लोग हो सकते हैं जिन पे पेरेंटहुड जैसी दूसरी जिम्मेदारी हो और ये ऐसे जॉब्स नहीं ढूंढ पा रहे जो ये इनके साथ कर सकें। तो आईएलओ एक दूसरे ज्यादा डिटेल्ड मेजर का यूज करता है जिसे वो जॉब्स गैप कहता है। इसमें वो लोग इंक्लूड होते हैं जो काम करना चाहते हैं लेकिन एक्टिवली जॉब ढूंढ नहीं रहे। ये नंबर 40 करोड़ से भी ज्यादा है। मतलब 10 में से कम एक इंसान काम करना चाहता है लेकिन इसे काम मिल नहीं रहा। और इस गैप से ही आज की स्टोरी शुरू होती है। पिछले कुछ डेकेड्स में हम एक कंफर्टेबल इकोनॉमिक अजम्पशन पे चल रहे थे। यह अजम्पशन था कि इकोनॉमिक ग्रोथ के कारण हर किसी को इक्वली फायदा होगा। थ्योरी में जैसे जैसे इकोनॉमीज बढ़ते हैं, इनके इनफॉर्मल सेक्टर श्रिंक हो जाते हैं। वर्कर्स डेंजरस और खराब पे वाले कामों से फॉर्मल इकोनॉमी में शिफ्ट करने लगेंगे। तो डेवलपमेंट एक एलिवेटर जैसा होगा जो लोगों को इकोनॉमी में ऊपर लेके जाएगा। लेकिन आईएलओ के रिपोर्ट के हिसाब से ये एलिवेटर टूट चुका है। कई सालों से कम होने के बाद इनफॉर्मेलिटी का ग्लोबल रेट बढ़ रहा है। मतलब टोटल वर्कर्स में से कितने अनप्रोटेक्टेड अनरेगुलेटेड जॉब्स में काम करते हैं, ये नंबर बढ़ रहा है। कुछ नंबर्स के बारे में सोचो। 2005 से 2015 तक ग्लोबल इनफॉर्मेलिटी 2.2% कम हुआ। भले ही इस पीरियड में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, लेकिन पिछले 10 सालों में ये प्रोग्रेस सिर्फ रुका ही नहीं, ये रिवर्स हो गया है। इनफॉर्मेलिटी अब वापस बढ़ रहा है और ये 2026 तक 210 करोड़ वर्कर्स तक बढ़ जाएगा। ये कुछ हद तक कंपोजिशन इफेक्ट के कारण हो रहा है। मतलब जिन कंट्रीज में बहुत ज्यादा इनफॉर्मेलिटी है, वहीं दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते हुए पॉपुलेशंस भी हैं। ऐसा खास करके सब सहारन अफ्रीका में बहुत कॉमन है। भले ही ज्यादातर ऐसे देश धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, इनके बढ़ते पॉपुलेशंस वर्ल्ड एवरेज को कम कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक और ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। पास्ट में ग्रोइंग इकोनॉमीज इनफॉर्मेलिटी में फंसे नहीं थे, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है। इन इकोनॉमीज में स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां वर्कर्स लो प्रोडक्टिविटी से हाई प्रोडक्टिविटी सेक्टर्स में शिफ्ट करते हैं। इनफैक्ट ट्रांसफॉर्मेशन का रेट पिछले डेकेड से लगभग आधा हो गया है। पिछले जनरेशन में कई देश फार्मिंग से जुड़े पॉवर्टी से इंडस्ट्रियल ग्रोथ की तरफ शिफ्ट कर रहे थे, लेकिन ये शिफ्ट अब धीमा हो रहा है और इसका सबसे बुरा इम्पैक्ट उन लोगों पे पड़ता है जो इसे बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ काम होने का मतलब एक बेहतर जिंदगी नहीं होती। 2025 में 28.4 करोड़ वर्कर्स ग्लोबली एक्सट्रीम पॉवर्टी में थे। मतलब जॉब्स होने के बावजूद ये हर दिन $3 से भी कम कमा रहे थे। लो इनकम कंट्रीज में एक्सट्रीम और मॉडरेट पॉवर्टी में वर्कर्स का शेयर 2015 से 2025 तक एक्चुअली बढ़ गया। तो आप ऐसा सोच सकते हो कि दुनिया फिलहाल दो ट्रैक्स में फंसी है और दोनों के अपने अपने एम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम्स हैं, और अनफॉर्चुनेटली दोनों से निकलने का कोई क्लियर रास्ता भी नहीं दिख रहा। दुनिया के लोअर इनकम पार्ट्स को वेटहुड नाम के एक चीज से डील करना पड़ रहा है। देखो, एक आइडियल दुनिया में एजुकेशन के कारण बेटर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, लेकिन लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में कई बार इसका ऑपोजिट सच होता है, खास करके यंग लोगों के लिए। इन देशों में एडवांस एजुकेशन वाले यूथ को भी 36.6% तक का अनएम्प्लॉयमेंट रेट फेस करना पड़ता है। ओवरऑल यूथ एवरेज 11.3% था। इन देशों में एजुकेटेड यूथ फॉर्मल सेक्टर या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए वेट करता है।
ये जॉब स्टेबिलिटी, लीगल प्रोटेक्शन और लिविंग वेज ऑफर करते हैं। ये वेट करना अफोर्ड कर सकते हैं क्योंकि इनकी फैमिलीज इन्हें इस पीरियड में सपोर्ट कर सकती हैं। लेकिन कम एजुकेशन वाला यूथ वेट नहीं कर सकता, इसीलिए कोई भी इनफॉर्मल काम ले लेते हैं जो अवेलेबल हो। तो इस बहुत गलत तरीके से ही सही, लेकिन ये एम्प्लॉयड होते हैं, भले ही ये लो क्वालिटी जॉब्स में एम्प्लॉयड हों। इससे एक नीट क्राइसिस डेवलप होता है। इन देशों में यूथ का एक बड़ा हिस्सा नीदर एम्प्लॉयड नॉर इन एजुकेशन और ट्रेनिंग में फंसा होता है। एक यूनिवर्सिटी डिग्री के साथ इस कैटेगरी में पढ़ने के चांसेस एक्चुअली बढ़ जाते हैं। आइडियली इससे निकलने का तरीका इन इकोनॉमीज को अपग्रेड करने में होना चाहिए। ये वही स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है जिसके बारे में मैंने थोड़ी देर पहले बात की, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन अब मुश्किल होता जा रहा है और इसका कारण कुछ हद तक डेट है। बेटर हाई क्वालिटी जॉब्स बनाने के लिए कंट्रीज को अपने इकोनॉमीज में इन्वेस्ट करना होगा और इसके लिए इन्हें कैपिटल बोरो करने की जरूरत है। लेकिन फिलहाल डेट सर्विसिंग कॉस्ट हिस्टोरिकली हाई लेवल्स पे हैं। ऐसे समय में सिर्फ वो देश हेविली डेट ले रहे हैं जो अच्छे रिटर्न्स गारंटी कर सकते हैं। जैसे गल्फ रीजन में ऐसा हो रहा है। यहाँ के देश हेविली बोरो कर रहे हैं ताकि ये ऑयल से डाइवर्सिफाई कर सकें और नए इंडस्ट्रीज बना सके। वहीं दूसरी तरफ जो देश ऐसा नहीं कर सकते, जैसे अफ्रीका का एक बड़ा हिस्सा, वो मुश्किल इकोनॉमिक कंडीशंस में ही फंस रहे हैं। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ लो इनकम इकोनॉमीज में नहीं है। हायर इनकम देशों में एक अलग टाइप की प्रॉब्लम है। इसका चैलेंज ये नहीं है कि इसके पास बहुत सारे यंग लोग हैं जिनके पास जॉब्स नहीं है। इसका प्रॉब्लम है यूथ की कमी। इन देशों के पॉपुलेशन की एज बहुत तेजी से बढ़ रही है और इससे इनके वर्कफोर्स कम हो रहे हैं। इन इकोनॉमीज का वर्कफोर्स हर साल लगभग नेगेटिव 0.1% से कम हो रहा है। इसके कारण इनका ग्रोथ रेट भी हर साल लगभग 0.2% कम हो रहा है। और अनएम्प्लॉयमेंट का ये प्रॉब्लम एक ऐसे समय में आ रहा है जब दुनिया एक बड़े टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन की तरफ बढ़ रही है। देखो, रिसेंट सालों में जो देश पॉवर्टी से निकले उन्होंने ऐसा एक ही तरीके से किया। इन्होंने बाकी दुनिया के लिए मैन्युफैक्चर किया। मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स यूनिक होते हैं क्योंकि ये एक साथ बहुत सारे लो स्किल वर्कर्स को अब्जॉर्ब कर लेते हैं और इन्हें एक डिसेंट इनकम भी देते हैं। किसी फार्म के वर्कर को किसी फैक्ट्री में काम मिलने में मुश्किल नहीं होगी और इससे इसकी इनकम भी काफ़ी इंप्रूव हो सकती है। सारे सबसे अच्छे मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स फॉरेन मार्केट्स की तरफ एम्ड थे। ज़्यादातर केसेस में बहुत कम कम्पिटिटिव इंडस्ट्रीज ही डोमेस्टिक मार्केट्स में फोकस करते थे और ये अच्छे जॉब्स भी नहीं देते थे। इनमें इनफॉर्मेलिटी हाई होती थी, इनका पे कम होता था और वर्किंग कंडीशंस भी खराब ही होती थी। तो डेवलप होने के लिए पुअर कंट्रीज को ग्लोबल सप्लाई चेन से कनेक्ट होना पड़ता था और अपने चीप लेबर पे फॉरेन एक्सपोर्ट्स के लिए डिपेंड करना पड़ता था। साउथ कोरिया, ताइवान, चाइना, इन सब ने इसी तरीके को फॉलो किया था। लेकिन हाल ही में दो फोर्सेस ने इस तरीके का इफेक्टिवनेस बहुत कम कर दिया है। पहला, रिसेंट सालों में यूएस और बाकी दुनिया फॉरेन ट्रेड से दूर जा रहे हैं, इसलिए चाइना और दूसरे ईस्ट एशियन देश जो कि दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउसेस थे, ये अब बहुत सारे चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। इनफैक्ट हमने शायद इस सिचुएशन का सबसे बुरा इम्पैक्ट अभी तक देखा भी नहीं है। पिछले साल के एक बड़े हिस्से में ज्यादातर बिजनेस ट्रंप के टैरिफ डेडलाइंस को बीट करने की कोशिश कर रहे थे। इसके लिए अपने इंपोर्ट्स फ्रंट लोड कर रहे थे, मतलब टैरिफ सप्लाई होने के पहले ही ये अपने शिपमेंट्स ले आने की कोशिश कर रहे थे। इससे डिमांड में एक शॉर्ट टर्म स्पाइक आया, लेकिन लॉन्ग टर्म में चीजें और बिगड़ सकती हैं। इस सेम वेव ने इंडिया को भी हिट किया है। रिपोर्ट के हिसाब से हमारे पास 63 लाख जॉब्स हैं जो अमेरिका को एक्सपोर्ट करने के लिए मार्केट से जुड़े हैं, जैसे टेक्सटाइल्स। लेकिन ये डिक्लाइन ट्रंप ने शुरू नहीं किया। एक्चुअली पिछले कुछ डेकेड से मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी ज़्यादा ऑटोमेट भी हुआ है, मतलब कम वर्कर्स के थ्रू ज़्यादा गुड्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। इससे हमारे लिए मैन्युफैक्चरिंग एक ईजी काम हो सकता है, लेकिन इससे सेक्टर का जॉब क्रिएशन कैपेसिटी भी कम हो जाता है। ये डिक्लाइन दुनिया के सबसे अमीर देशों में ज़्यादा देखने मिलता है। वहाँ उन मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स का शेयर बहुत ज़्यादा गिरा है जो फॉरेन डिमांड को केटर करते हैं। पिछले 30 सालों में ये नंबर 40% से 27% तक गिर गया है। तभी लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग उन जॉब्स में 30% कंट्रीब्यूट करता है जो फॉरेन ट्रेड की तरफ केटर करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग अभी इन देशों के डेवलपमेंट प्लान का हिस्सा है, लेकिन स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब लोगों का इन जॉब्स में आना, कम हो गया है। कई मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स अब सर्विस जॉब्स जैसे लग रहे हैं। जो फैक्ट्रीज पहले बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे, अब वहाँ रोबोटिक्स, सेंसर्स और एक छोटा लेकिन टेक्निकली स्किल्ड वर्कफोर्स काम करता है। ये वर्कफोर्स रिसर्च, डिजाइन और मार्केटिंग जैसे टास्क्स में इन्वॉल्व होता है। मान लो कार सेल करने का एक बिजनेस सेटअप होता है। ये बिजनेस अब जो जॉब्स ऑफर करेगा उनका कार्स के बोल्टिंग और वेल्डिंग से ज्यादा लेना देना नहीं होगा। वर्कर्स कंप्यूटर्स में कार्स डिजाइन करते हैं और कार्स अलग अलग कंडीशंस कैसे हैंडल करते हैं इसका डेटा एनालाइज करते हैं। तो अगर कोई देश फैक्ट्रीज बनाना इंसेंटिवाइज करता भी है
तो इससे लो स्किल एम्प्लॉयमेंट शायद क्रिएट ना हो, बल्कि ट्रेड ओरिएंटेड जॉब्स अब सर्विस सेक्टर में ज्यादा प्रेजेंट हैं। इन जॉब्स में जिस एजुकेशन और स्किल की जरूरत होती है, लो इनकम वर्कर्स के पास वो नहीं होता। कोई वर्कर फार्म से डेटा एनालिसिस तक अचानक ट्रांजिशन नहीं कर सकता। अब बात करते हैं एआई की, क्योंकि 2026 में लेबर मार्केट्स के बारे में बात करें तो इस पे एआई का इम्पैक्ट भी देखना जरूरी है। आईएलओ के हिसाब से फिलहाल एआई लेबर अनसर्टेनिटी का एक सोर्स है। हमें ये नहीं पता कि इसका एग्जैक्ट इम्पैक्ट क्या होगा। ये एक रेवोल्यूशन जैसा लगता तो है, लेकिन इससे आने वाले प्रोडक्टिविटी चेंज का इम्पैक्ट लार्ज स्केल डेटा में अभी तक नहीं दिख रहा। फिलहाल बिजनेसेस बस ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एआई इनके ऑपरेशंस को कैसे बदलेगा। रिपोर्ट का मानना है कि एआई ने अभी तक एम्प्लॉयमेंट पैटर्न्स को फंडामेंटली चेंज नहीं किया है। जितना हमें समझ में आ रहा है, कम से कम पूरे ऑक्यूपेशंस एआई के कारण अभी तक गायब नहीं हो जाएंगे। लेकिन जब तक बिजनेसेस चीजें समझ रहे हैं, उनकी हायरिंग और एक्सपेंशन रुकी हुई है। इसलिए एआई के कारण वर्कर्स का डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है, मतलब वर्कर्स की जॉब्स चली नहीं गई है, लेकिन इससे जॉब मार्केट्स में वैकेंसीज कम हो गई हैं। हाईली एजुकेटेड यूथ का ग्रुप आने वाले प्रॉब्लम्स का एक सिग्नल हो सकता है। एक ट्रेडिशनल करियर लैडर हुआ करता था, यूथ वर्कफोर्स एंटर करता था और रूटीन टास्क करता था और धीरे धीरे और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ बढ़ता था। लेकिन एआई इन काम के लिए परफेक्टली सूटेड है, जैसे कोडिंग, ड्राफ्टिंग, डेटा वर्क एक्सेट्रा। एआई ने हाई एजुकेशन का ट्रेडिशनल एडवांटेज रिवर्स कर दिया है। बेटर एजुकेटेड यूथ कम एजुकेटेड पीयर्स के कंपैरिजन में डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा थ्रेट फेस करता है। एक एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशन भी है। इकोनॉमी के जो पार्ट्स शॉर्ट टर्म में सबसे ज्यादा डिस्ट्रप्शन फेस करेंगे, लॉन्ग टर्म में उन्हें सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमी का कोई भी पार्ट जहां जॉब्स थोड़े बहुत सिक्योर हैं, वो शायद इकोनॉमी के डिजिटल डिवाइड के गलत साइड में छूट जा सकते हैं। आईएलओ के 2026 रिपोर्ट के हिसाब से ये कन्वेंशनल क्राइसिस नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट फिलहाल कंट्रोल में है और इकोनॉमीज अभी भी फंक्शनल है, लेकिन इस स्टेबिलिटी के पीछे हमारे पुराने अजम्पशंस बहुत चेंज हो रहे हैं। आपको क्या लगता है, एआई का जॉब्स पे लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या हो सकता है? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आगे आप कौन से टॉपिक से वीडियोस देखना चाहते हो, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।